सीजेआई की एक टिप्पणी को लेकर एक ऐसे संगठन का जन्म हो गया जिसने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में बवाल मचा दिया। स्थिति यह निर्मित हुई कि देश के शिक्षा मंत्री को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन ये इस्तीफा क्या वाकई में इस्तीफा है या फिर सिर्फ छात्र आंदोलन को दबाने के लिए यह सब किया गया? क्योंकि लगता तो कुछ ऐसा ही है। जब संसद की शुरुआत हो रही थी और धर्मेंद्र प्रधान का आगमन हुआ तो वहां भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे उन्होंने कुछ ऐसा ही दिखाने का प्रयास किया। जोर शोर से उनका स्वागत किया गया और मानो ऐसा लग रहा था कि यह इस्तीफा सिर्फ एक दिखावा है, और दिखावा हम इसलिए भी मानेंगे क्योंकि बिहार, असम और बंगाल में जिस तरह से इस छात्र प्रोटेस्ट के बाद जिस तरीके से वहां पर छात्रों पर कार्रवाई हो रही हैं वह भी देखने योग्य हैं। एक एक को कैमरे में देखकर फोटो तलाशते हुए उनके घर पहुंचकर या जहां भी वह मिल रहे हैं उन्हें उठाकर जेलों में डाला जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि सिर्फ बिहार में ही लगभग 400 छात्र गिरफ्तार किया जा चुका है। यहां हम बात करें यदि बंगाल की तो यहां भी 7 एफआईआर दर्ज हुई हैं। इन मामलों में सबसे खास बात यह है कि जहां छात्रों ने नीट परीक्षाओं के साथ ही अन्य ऐसी परीक्षाएं जो छात्रों से जुड़ी हैं उसमें पेपर लीक से जुड़े हुए मुद्दे को रोकने की मांग की जा रही थी, लेकिन शिक्षा या पेपर लीक की बात करने की जगह यहां यदि बीते दिनों बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के बयान को सुने तो बड़ा ही चौंकाने वाला है। अधिकारी विधानसभा में कहते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर वह कार्रवाई की जाएगी जो उनकी 3 पीढ़ियां याद रखेंगी। सरकार से हर कोई उम्मीद करता है कि वह रोजगार दे और रोजगार के साथ अच्छी परीक्षाएं कराएं ताकि इस सरकार को 3 पीढ़ियां याद करें, लेकिन अधिकारी उन्हें गुंडा मवाली बताकर उन पर कार्रवाई को लेकर इस तरीके का बयान देते हैं। असम में भी कुछ इसी तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन क्या इस तरह की कार्रवाइयां छात्रों के हित में हैं या फिर सत्तारूढ़ पार्टी के हित में हैं? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे उनका इस्तीफा तो हो गया, लेकिन जिस तरीके से फिर भारतीय जनता पार्टी की सोशल या आईटी सेल की बात करें तो वह तेजी से एक्टिव हुई है और कहीं ना कहीं अब जिस तरीके की पोस्ट आ रही हैं उससे छात्रों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है जैसे कि नजर आ रहा है। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि यह छात्र कोई विदेशी नहीं बल्कि हमारे देश की वह पीढ़ी है जो आने वाले समय में देश को संभालेगी। यदि उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है तो यह कहां तक उचित है, यह सरकार को भी सोचना चाहिए। पूरी स्टोरी को हम बारी बारी से दिखाएंगे। एक तरफ दिखाएंगे कि कांकरोच जनता पार्टी का जन्म कैसे हुआ, दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे उनका इस्तीफा आखिर क्यों लिया गया और वह कैसे भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े नेता बनकर उभरे थे। उससे पहले भानु ठाकुर का आपको नमस्कार। वापिस वही पूछूंगा, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, इसी तरह खुश रहें, मुस्कुराते रहें। इस पूरे आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो एक छोटी सी चूक कहें या एक टिप्पणी को लेकर शुरुआत हुई थी। यहां पर 15 मई 2026 को सीजेआई सूर्यकांत द्वारा कुछ बेरोजगारों को लेकर जो फर्जी डिग्रीधारी हैं उनको लेकर उन्होंने परजीवी और कांकरोच शब्दों से उनकी तुलना की। 16 और 17 मई को उनकी इस टिप्पणी को लेकर चाहे सोशल मीडिया हो या फिर देश की विभिन्न मीडिया, उन पर यह बयान वायरल होने लगा। लेकिन कभी किसी ने भी नहीं सोचा था कि अमेरिका के बोस्टन में बैठा एक युवक इस सब को देख रहा है। हालांकि वह भारत के महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के संभाजी नगर का रहने वाला था। अमेरिका में बैठकर वह जब इस पूरे मामले को समझा और उसने परजीवी और कांकरोच शब्द को उठाकर कांकरोच नाम से एक अपना सोशल मीडिया का पेज बनाया। 5-6 घंटे में ही लगभग 5000 फॉलोअर्स उसके बढ़ गए। उसने नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। उसके मन में जिज्ञासा बढ़ी और उसने जो पेज बनाया था
उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स शामिल किए जो युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, आरक्षण को लेकर और लगातार हो रहे पेपर लीक को लेकर शामिल किए गए। एक एक पॉइंट्स इस हिसाब से जोड़े गए ताकि कॉकरोच जो पेज बनाया गया है उसमें सिर्फ एक वर्ग नहीं बल्कि युवा, महिला, बुजुर्ग, छात्राएं सभी का जुड़ाव बने और सिर्फ 8 दिन के अंदर लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स उनके बढ़ गए। यह देखने के बाद चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, लगातार इसको लेकर बातचीत होने लगी। लेकिन उस समय तक किसी को नहीं पता था कि यह पेज किसने बनाया है और कौन इसको संचालित कर रहा है। लेकिन ज्यादा समय तक जो अभिजीत दिपके हैं वो अपने आप को छुपा नहीं पाए। आखिरकार उन्होंने उसी पेज पर एक पोस्ट डाली जो उनके खुद के चेहरे को दिखाने के साथ थी और उन्होंने इस कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा उद्देश्य बताया और कहा कि वह 6 जून को भारत पहुंचेंगे और भारत पहुंचने के बाद जो नीट की परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं उसको लेकर जंतर मंतर पर धरना देंगे। उन्होंने जिस तरह से उम्मीद की थी कि जो सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं उसी तरह का रिस्पॉन्स उन्हें जमीन पर भी मिलेगा। लेकिन जब वह भारत के दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे और उनके हाथ में संविधान की एक पुस्तक थी, उसे ऊपर लेकर आगे चल रहे थे, बड़ी संख्या में वहां पुलिसकर्मी थे, मीडिया चैनल से जुड़े हुए रिपोर्टर्स थे। उम्मीद जताई जा रही थी कि बड़ी संख्या में जंतर मंतर पर भी भीड़ पहुंचेगी। लेकिन जो आंकड़े मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हैं उनमें 600 से लेकर 1500 की संख्या वहां पर पहुंचती है और ये भी उम्मीद लगाई जा रही थी कि पुलिस शायद जंतर मंतर पर बैठने के लिए उन्हें अनुमति ना दे। लेकिन जैसे ही वह आए और उन्हें अनुमति मांगी, उन्हें सुबह से शाम तक का बैठने का एक अनुमति दे दिया गया, जिसके बाद वह अपने कुछ साथियों के साथ बैठे और धरना शाम को खत्म हो गया अपना एक ज्ञापन देने के बाद। लेकिन जब मीडिया रिपोर्ट्स आई शाम को तो यह छात्रों के कुछ विरोध में कहें या जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके विरोध में खबरों का संचालन होने लगा कि ना के बराबर संख्या और गिनती लगाकर 1 2 3 4 5 इस तरीके से कुछ फोटो प्रकाशित किए गए। ऐसे में अभिजीत दिपको को लगा कि एक धरने का जो उनका निर्णय था वो शायद उतना सार्थक नहीं हुआ। ऐसे में उन्होंने 2 जगह और जाने का निर्णय किया, जिसमें एक उत्तर प्रदेश का लखनऊ, वहां भी ज्यादा भीड़ नहीं जुटी, दूसरा राजस्थान का जयपुर पहुंचने के बाद जब वह अपना ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे, इसी दौरान उन्हें एक युवक भीड़ में से 2 लपाड़े मार देता है और यह वीडियो भी खासा वायरल होता है। लेकिन अभिजीत दिपके इस पर किसी कार्रवाई करवाने की जगह उस युवक को छोड़ देते हैं। उनका कहना होता है कि यह करने वाला यह युवक नहीं, यह तो भटका हुआ है, लेकिन कोई राजनीति इसके पीछे है। यही कारण है कि वह दोबारा से चेतावनी देते हैं कि वह अब जंतर मंतर पर वापस अपना आंदोलन करेंगे। आंदोलन की घोषणा होती है 20 जून को। 8 दिन तक वह अपने कुछ साथियों के साथ बैठते हैं, लेकिन किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और बहुत कम संख्या में उनके साथ लोग बैठते हैं। दिन में बैठते हैं, शाम को चले जाते हैं, फिर सुबह आ जाते हैं। कुछ इस तरीके के लोग उस धरने में शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ 28 जून को जब सोनम वांगचुक इस धरने में शामिल होते हैं और आमरण अनशन की घोषणा करते हैं, तो सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी एक बार फिर वायरल होने लगती है। लेकिन यह सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रहती है। उबाल 16 जुलाई को आता है, जब सोनम वांगचुक के अनशन के 16 दिन हो जाते हैं और वह 20 जुलाई को जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक पैदल मार्च की बात करते हैं। पैदल मार्च की बात करने के बाद 17 जुलाई को उन्हें एकाएक पुलिस के द्वारा उठाया जाता है और सीधा ले जाके अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। हालांकि इसको लेकर उनकी पत्नी या फिर जो लोग उनके साथ धरना दे रहे थे उनकी कोई अनुमति नहीं होती। जब जिस तरीके से सोनम वांगचुक को उठाकर ले गए यह वीडियो वायरल होता है तो पूरे देश में युवा आक्रोशित होने लगते हैं और चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, MP हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, देश के अलग अलग कोनों से छात्र वहां पहुंचने लगते हैं और 20 जुलाई सोनम वांगचुक की गैर मौजूदगी में ही वहां लाखों की संख्या में बेरोजगार या फिर यूं कहें कि जैन जी पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद जो होता है वह सोशल मीडिया पर या मीडिया पर काफी वायरल हुआ। जिस समय वह जंतर मंतर से संसद भवन तक पैदल मार्च करते हैं, इस दौरान पुलिस और उनमें कहासुनी या फिर खटपट हो जाती है, जिसके कारण लाठीचार्ज और पथराव
और इसमें छात्र छात्राएं हों या फिर पुलिस हो, सभी घायल होते हैं। इस घटना के बाद यहां पर ऐसा लगता है कि शायद आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन आंदोलन खत्म होने की जगह छात्र छात्राओं की संख्या और बढ़ने लगती है। यह देखते हुए 23 जुलाई को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रात के समय सोशल मीडिया पर आकर बयान देना पड़ता है और सभी से वह अपील करते हैं कि इस आंदोलन को खत्म किया जाए। यहाँ यदि किसानों की बात करें तो वह 27 जुलाई से इस आंदोलन में शामिल होने की घोषणा कर देते हैं। कहीं ना कहीं छात्रों के बाद किसानों का शामिल होने का जो आह्वान होता है, उससे शायद सरकार को कुछ संशय होता है और लगता है कि हो सकता आंदोलन ज्यादा बिगड़ जाए। इसके लिए अब 24 जुलाई को देखते हैं कि सुबह प्रधानमंत्री का एक ट्वीट आता है जिसमें पेपर लीक को लेकर एक एक्ट बनाने की बात कही जाती है, जिसमें 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक जुर्माना तक की बात होती है। यह अपनी जगह है। दूसरी तरफ दोपहर के समय खुद शिक्षा मंत्री, जो इस पूरे आंदोलन में मुख्य मांग थी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, वह इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देने के बाद शायद कांकरोच अपनी जीत मानते हैं और जीत मानने के बाद वह खुशियां मनाने लगते हैं और घोषणा हो जाती है कि इस आंदोलन को समाप्त किया जाता है। लेकिन आंदोलन की समाप्ति के बाद की बात करें तो जिस तरीके से बिहार, असम, बांग्लादेश या फिर उत्तर प्रदेश में जगह जगह छात्रों पर कार्रवाइयां हो रही हैं, इसको लेकर फिर सोशल मीडिया पर बातें वायरल होने लगती हैं, जिसके कारण जो कांकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वह वापस से चेतावनी देते हैं कि यदि यह जो एफआईआर की जा रही है वह वापस नहीं ली जाती तो एक बार फिर सत्ता आंदोलन के लिए तैयार रहे, क्योंकि अब अगला आंदोलन जो होगा वह बिहार में होगा। बिहार के आंदोलन की घोषणा के साथ ही जो 26 जुलाई की शाम होती है उसमें पुलिस की तरफ से एक बयान आता है कि जो एफआईआर की गई है वह वापस ली जाएंगी और वापस लेने के साथ ही जिन लोगों को पकड़ा गया है उन्हें रिहा किया जाएगा। हो सकता है कि ऐसा हो और कहना चाहिए कि जो आंदोलन है वह रुक जाए, लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई अन्य प्रदेशों में भी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली का जो आंदोलन हुआ है वह शायद शुरुआत थी। आने वाले दिनों में इस तरीके के और भी आंदोलन आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान की, तो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन उनकी राजनीति की यदि हम बात करें तो उनकी राजनीति भी कुछ इसी तरह से शुरू हुई थी। उड़ीसा में सन 1997 में जब वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय एक पेपर लीक हुआ था, वह कक्षा 12वीं का था। पेपर लीक के बाद उन्होंने भुवनेश्वर में धरना प्रदर्शन किया था और उन्होंने भी लाठियां खाई थी। एक बड़ा ही संयोग है कि जिनकी राजनीति की शुरुआत ही पेपर लीक और लाठियां खाने के साथ हुई है, उनकी राजनीति का जो सबसे बड़ा कहना चाहिए मोड़ है पेपर लीक के साथ कम होता नजर आ रहा है। खैर, ये अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके से कांकरोच के इस आंदोलन को या छात्र आंदोलन को आश्वासन के साथ खत्म किया गया था, शायद वह आश्वासन फिलहाल पूरा होते नजर नहीं आ रहा है। भविष्य में इस आंदोलन की गति क्या होगी? क्या यह आने वाले समय में पूरी तरीके से कमजोर पड़ जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाइयां हो रही हैं, शायद अब इतनी बड़ी संख्या में छात्र ऐसे आंदोलनों से ना जुड़ें, या फिर क्यों कहें कि इन कार्रवाइयों से आक्रोशित होकर और ज्यादा भव्य रूप यह आंदोलन ले ले। यह सब सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि छात्रों से किस तरीके से व्यवहार करना है और उन्हें किस तरीके से अपने साथ लेना है, क्योंकि यदि किसी भी सत्ता की बात करें तो उसकी नींव ही युवा पीढ़ी है, और युवा पीढ़ी नाराज होगी तो कहीं ना कहीं दर्द हर तरफ होगा। आपको यह स्टोरी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।